जब मैं मुज़फ़्फ़रनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था तो एक मेरे पास काफ़ी बड़ा चैलेंज था। एक चैलेंज तो ये था कि हाउ आई शुड कम्युनिकेट कि मेरे को ये गनशॉट इंजरी हो गई है और घर खबर पहुंच जाए। अच्छा, मेरी एक चिंता और थी कि मैं तो खैर रात की बस से सफ़र करते हुए मुज़फ़्फ़रनगर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन हमारे जो विजय कॉलोनी क्षेत्र है उसकी जो बस थी जिसमें पूर्व सैनिकों ने उसे लीड करना था, क्योंकि हमारी कॉलोनी में आज भी पूर्व सैनिकों की संख्या सबसे अधिक है, तो पूर्व सैनिकों ने उसे लीड करना था। उस बस में माय मदर वाज टू कम, वो भी आंदोलन का बड़ा हिस्सा रही, तो वो उस बस में आ रही थी। तो अब क्योंकि वो मॉर्निंग में है, अब ये गोलीकांड के बाद, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी भी गोली चल रही है और जिस तरीके से मैंने देखा था, तो आई वॉज वरीड अबाउट हर कि वो होंगी, वो घर पहुंची होंगी, नहीं होंगी, क्या स्थितियां हो गई हैं। घर में बाकी भाई बहन जो है वो अकेले हैं, क्योंकि पूरा मोहल्ले का हर घर से तो लोग निकलते थे उस समय आंदोलन में। तो मतलब आई वॉज वरीड एंड क्योंकि फादर मेरे उस समय डाबर इंडिया लिमिटेड में ही वॉज वर्किंग एट सिकंदराबाद, तो वो भी नहीं है। मैं इधर गन शॉट हो चुका हूँ, मदर भी आंदोलन में आई भी होंगी, तो और माय यंगर ब्रदर जो थे वो कोटद्वारा गए हुए थे, तो मुझसे जो छोटे हैं। तो अब ये था कि मतलब पूरी हैवजर्ड स्थिति थी कि घर में क्या स्थितियाँ होंगी, तो कम्युनिकेट करना था। तो कम्युनिकेशन के लिए मैंने एक चमोली जी जो मेरे साथ जिसमें मैं एज एन एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था कंपनी में, तो तब मेरा उनसे जुड़ा हुआ था, तो उनको मैंने कम्युनिकेट किया कि मेरे मामा जी लोग हैं नेहरू कॉलोनी में, उन तक खबर पहुँचे। तो माई जो वो पहुंची खबर वहाँ पहुंचाई गई, तो वहाँ से तो नहीं, फिर उसके बाद मैंने एक खबर फादर को पहुंचाई। फादर के पास से मेरे फादर हैं, उनके मेरे मौसा जी रुड़की में रहते, बंगाल सेपर्स ग्रुप के रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन थे, उन तक पहुंची। एक मेरे चाचा जी थे मेरठ से, राजेंद्र प्रसाद जी ध्यानी जी, अब तो नहीं है, और चगरधर प्रसाद बोंठियाल जी मेरे मौसा जी हुआ करते थे। तो ये दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, बल्कि तीनों हो चुके हैं, फादर भी हमारे। तो ये सारे के सारे जो है नेक्स्ट डे पहुंच गए वहाँ पे, और मेरे चाचा जी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी, वो सबसे पहले थे, बाद में मौसा जी, और फिर पिताजी भी सिकंदराबाद से पहुंच गए। और ये तय होने लग गया कि इनको इलाज के लिए कहाँ ले जाया जाए। तो ये बात हो रही थी कि पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जाए, पीजीआई मेरठ ले जाया जाए, तो फिर ये हुआ कि देहरादून ही ले जाया जाए, और फिर वहीं से तय करेंगे कि क्या इलाज के लिए आगे करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक जब हमें गन शॉट इंजरी थी, तो उस समय एक मिथक होता था कि जब गोली लग जाती है तो उसकी जहर जो है शरीर में फैलने लग जाता है, तो और फिर शरीर में फैलता है, उसके बाद में जैसे सांप का जहर ना, गोली ना हो गई, सांप का जहर हो गया हो और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आई वॉज मुझे ये लग रहा था कि अब तो जाना ही है शरीर में, मतलब ये एनी टाइम आई कैन पास अवे। तो भय नहीं था, उससे पहले सब कुछ कर देने का मन था, तो इसीलिए मैंने वो एक्सपोजिशंस एंड ऑल दीज थिंग्स में आई वाज एक्चुअली डूइंग माय ड्यूटी, मैं कम से कम जाने से पहले पूरा ये कर लूँ। तो वो उस तरीके का
रहा चरित्र तो फिर एम्बुलेंस की गई और एम्बुलेंस से फिर देहरादून लाए जाने लग गया। तो जिस समय एम्बुलेंस आ रही थी टुवर्ड्स देहरादून, तो जहाँ वो गोलीकांड था वहाँ बड़े-बड़े फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सड़क धो रही थी। फोर्सेस के लोग लगे हुए थे, सफाई कर्मी लगे हुए थे और सड़कों से बिन रहे थे। तो अब हम देख सकते थे कि क्या कहते हैं, दे वर पिकिंग, वो पिक कर रहे हैं। तो ऑब्वियस था कि कंच वगैरह जो टूटे हैं उसे पिकअप कर रहे होंगे या पैलेट्स जो हैं उनको पिकअप कर रहे होंगे। तो वो पूरा सबूत मिटाने के लिए पूरी तंत्रिका लगी हुई थी उसमें। एंड उसको देखा मैंने आके, और फिर उसके बाद जब मैं देहरादून पहुंचा तो देहरादून में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं से युवा भाग रहे हैं, पुलिस उनके पीछे भाग रही है बंदूकें लेके। मतलब बड़ा विभत्स वो था, जगह जगह टायर जले हुए हैं, आगजनी हो रखी है। प्रतिक्रिया पब्लिक की बड़ी टफ थी उस समय। तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है बड़ा खतरनाक माहौल जो है पैदा हो चुका था, आक्रोश बहुत था पब्लिक के अंदर। तो बाद में हमें दून अस्पताल लाया गया, दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बाद में इस चीज़ को भी मैंने मीडिया में एक्सपोज करने की कोशिश की, बताया मीडिया कर्मियों को कि वहाँ सड़कें धोई जा रही हैं, कंच बिना जा रहा है। और फिर मीडिया की जो टीमें गई तो उस समय उन्होंने लिखा उस विषय पे, एक्सपोजिशन हुआ। तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं हो रही थी, महाप्रभु कुछ इस तरह की रचना बना रहे थे कि मैं वो बता पा रहा था और फिर उस पर कुछ फर्दर एक्शन हो रहा था। और लेकिन इतना ज़रूर था कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। मेरे फादर इंडियन आर्मी के बड़े डेकोरेटेड अधिकारी रहे, जूनियर कमीशन रैंक से वो ऑनररी रैंक से रिटायर्ड हुए। और पिताजी के साथ हम बचपन से ही गए, तो हमारी संस्कृति वैसे भी भेदभाव की संस्कृति नहीं है। और फौज में एक अनुशासित हमने जीवन देखा है, रेस्पेक्टेबिलिटी देखी है, और बहुत ही डिसिप्लिन माहौल हमने उससे हमारा परिचय हुआ। केंद्रीय विद्यालय से मेरी शिक्षा होती थी, एनसीसी कैडेट रहे, स्पोर्ट्स में रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो एक्वायर की थी, तो हमारे मन में वर्दी के प्रति सदैव सम्मान था, आज भी है। और ये होता था कि ग्रीन वर्दी सबसे अच्छी लगती थी, और उसमें ग्रीन होती थी फौज की वर्दी, तो ग्रीन वर्दी सबसे अच्छी लगती थी। और खाकी वर्दी का नंबर सेकंड आता था, इसलिए आता था कि ग्रीन वर्दी में हम लोग ज़्यादा अंदर तक यूनिटों में, रेजिमेंटों में देखते थे, तो वो अलग था। उन्हीं से हमने घुड़सवारी सीखी, स्विमिंग वगैरह सब वहीं सीखने को मौका मिला। तो वर्दी के प्रति जो सम्मान होता था वो बहुत अधिक था। वर्दी से हम हर समय राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी उसमें ये था कि हमारे देश में नागरिक का सम्मान जो है वो, हम भारत के लोग, ये जो संविधान में लिखा रहता है, ये सर्वोपरि है और सब एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। इस तरीके के समाज की संकल्पना और उस तरीके की अवधारणा मन मस्तिष्क में बड़ी डेडिकेटेड तरीके से बसी हुई थी। लेकिन रामपुर तिराहे की जो घटना हुई, उससे पहले गुरुकुल नारसन में हुआ, पुलिस का जो एटीट्यूड देखा हमने यूपी पुलिस का, जिस तरीके से लाठीचार्ज, गाली गलौज, अपने हमवतन नागरिकों के प्रति जो घृणित भाव जो है वो उसने बड़ा विचलित किया कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं बार बार एक प्रश्न करता हूँ कि क्या उस समय तो सिपाही भर्ती 8वीं पास लोग सिपाही भर्ती हो जाते थे, क्या एक 8वीं पास व्यक्ति
एक मानव संसाधन, जो देश का मानव संसाधन है, राज्य का मानव संसाधन है, उसको गोली से उड़ा देगा क्या? मतलब एक जस्ट कि भाई मतलब हमारे यहाँ मानव संसाधन की इसका मतलब कीमत नहीं है, ह्यूमन बीइंग की हम जानते ही नहीं है कि सुपोजिटली अगर इफ़ आई वुड हैव डाइड तो वो तो ख़त्म हो गई थी स्टोरी। आज अगर हमने इतनी जागृति करते हैं, इतनी सनातन की धाराओं में लोगों को जो त्याग, तपस्या, इतना पर्यावरण पे कार्य करते हैं या उनके बीच में शिक्षण करते हैं, महिलाओं, बालिकाओं के सम्मान की जो बात करते हैं, संस्कृति के संवाहक बनकर जो काम करते हैं, वो तो ख़त्म हो जाता उसी दिन उसमें। तो यानी हम मानव संसाधन की सही कीमत को नहीं पहचान पाते। और उत्तर प्रदेश की जो उस समय पुलिस या पीएसी थी, उसने वो अपराध किया, उसके प्रशासनिक शासकीय अधिकारियों ने किया। सिपाही तो शायद ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता होगा, लेकिन दोज हु कमांड करते हैं, जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, मतलब उनको सेंसिटाइज होना चाहिए था, उनको समझ होनी चाहिए थी। जो राजनेता है, मतलब भारत सरकार ने उस समय तत्कालीन जो उस समय मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको विभूषण, पद्म विभूषण से शायद सम्मानित किया उनको। तो उनको ये पद्म विभूषण मुझे नहीं लगता कि उनको दिया जाना चाहिए, जिनको ये सेंस नहीं है कि हम अपने नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, जिन्होंने पहाड़ के लोगों को एक टाइम पे गद्दार कह दिया था। तो खैर, अब भारत सरकार ने दिया है तो हमारी सरकार है, वो भी स्वीकार्य है, लेकिन मतलब कम से कम एक आत्ममंथन भीतर जरूर होना चाहिए कि क्या ये सही हुआ, उत्तराखंडियों को न्याय क्यों नहीं मिला। क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला है कि 10 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई। ये बात पाई थी कि बहुत सारी महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ। तो वाई वो जस्टिस क्यों नहीं उनको आज तक मिला है? दिस इज द क्वेश्चन। मतलब हाउ कम इट पॉसिबल कि उत्तराखंड आंदोलन में मसूरी गोलीकांड हुआ, उसमें कोई न्याय नहीं हो पाया। खटीमा गोलीकांड हुआ, कोई न्याय नहीं हो पाया। रामपुर तिराहे कांड हुआ, कोई न्याय नहीं हो पाया। शीरन टापू कांड हुआ, कोई न्याय नहीं हुआ। तो व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम या जो न्यायाधिकरण का जो हमारा जो सिद्धांत है, वो उस पर पूरे राष्ट्र को मंथन करने की आवश्यकता है। ये भी रामपुर तिराहे से इस घटना से हमारे को एक परत ये भी जो है उस पर कार्य होना चाहिए। हमारे देश के वर्दीधारी जो है अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा करेंगे, इट्स अनइमेजिनेबल। मतलब इट्स मतलब अब क्या बोलूँ, इसके लिए तो शब्द ही नहीं रहते। मैं जब याद करता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे, हाउ वी कैन डू, है ना। तो क्योंकि पूरा नागरिकों को कोहेशन में मुट्ठी बंद कर जब एक ध्येय, एक दृष्टि से होगा, तब तो अखंड भारत की कल्पना संकल्पना पूर्ण करेंगे, है ना। तब तो ये राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। तो हम अगर अपने ही लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करेंगे, गाजर मूली की तरह काटने की सोचेंगे, तो फिर तब तो हम आगे बढ़ने का सपना समझ ही नहीं सकते। तो इट्स डेलिब्रेट करने की बात है। इट वॉज ए डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री, और ये काला अध्याय जो है उस रूप में उस दिन को बार बार स्मरण रहेगा। लेकिन मैं अपने उन शहीदों को सम्मान प्रदान करता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे शहीद या जो हमारे संघर्ष के लोग थे, दे वर एब्सोल्युटली बहुत बड़े हुतात्मा थे। और इसीलिए अश्विनी जी, मैंने उनके स्मरण में जब
थोड़ी मेरी क्षमता हुई तो मैंने उन सब शहीद स्थलों पे जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का वाचन किया था, क्योंकि मुझे वो दे आर है ना, वो नहीं होते तो शायद उत्तराखंड की संकल्पना नहीं